आज हम मैथ्स में क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे सेट के, जिसमें कि सेट की डेफिनेशन आ जाएगी और सेट होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, तो और इनको कैसे डिनोट किया जाता है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। सेट इज वेल डिफाइंड। तो ये सेट की डेफिनेशन है, ए सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सेट जो होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले समझते हैं कि कलेक्शन क्या होता है। इस डेफिनेशन में आ रखा ना कि ए सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कलेक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसकी मदद से हम कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम कलेक्शन को समझ रहे हैं। सबसे पहले हम कलेक्शन को समझेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम कलेक्शन को देख रहे हैं। पहला जो कलेक्शन है हमारा वो है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। दूसरा है हमारा कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश वॉवल्स का भी कलेक्शन हो सकता है। तीसरा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, या 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ में जिनके नाम जे से स्टार्ट होते हैं हम उनका कलेक्शन बना सकते हैं। अगला है द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो हम जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं हमारे मैथमेटिक्स में उनका कलेक्शन बनाया जा सकता है। कलेक्शन बना रहे हैं हम, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। कहीं सोच रहे हो तुम अभी वेल डिफाइंड अभी हम ये देख रहे हैं कि कलेक्शन क्या होता है। तो ये कलेक्शन है। एक कलेक्शन हम इसका भी बना सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का एक कलेक्शन बनाया जा सकता है। तो ये सब कलेक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे पूरे को, वेल डिफाइंड कलेक्शन। हमारा पहला एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 अगर हम इसको लिखें 3, 6, 9, 12 एंड 15, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों है अभी समझते हैं इसको। पहले जरा 2-3 और लिख लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसको बी से दिखा देते हैं, और जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, और इसको ये कलेक्शन आ गया हमारा। ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अभी समझते हैं इसको वेल डिफाइंड क्यों है। अगला है हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर्स बिगिनिंग विद लेटर्स जे। तो जितने भी मंथ्स लेटर जे से शुरू होते हैं, तो एक तो जनवरी होता है, तो एक तो लिख देंगे जनवरी। दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। थर्ड जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ जनवरी, जून और जुलाई, ये जो है जे से स्टार्ट होते हैं। ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब नेक्स्ट कलेक्शन है हमारा द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो इसको डी से दिखाते हैं। देखो, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए तो कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। तो आप लोग इसका कलेक्शन बना सकते हैं। आप लोगों के लिए कौन कौन से डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगते हैं, और हमको भेजिए, हम देखेंगे आप लोगों को क्या कौन कौन से टॉपिक डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि एक कलेक्शन बनाओ भाई डिफ़िकल्ट टॉपिक का, मैथमेटिक्स के जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक आप लोगों को बनते हैं और हमको भेजो, तो हर बच्चे का जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होंगे वो अलग अलग होंगे, वो मैच नहीं करेंगे। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बोलता, या किसी भी बच्चे को अगर मैं ये बोलूं कि एक कलेक्शन बनाना है 5 मल्टीपल ऑफ 3 का, तो यही लिखेगा वो 3, 6, 9, 12, 15। कोई भी बच्चा होगा जिसे मल्टीपल के बारे में जो जानकारी होगी, नॉलेज होगा, वो यही 5 मल्टीपल लिखेगा। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जितने लोगों से लिखवाएंगे हम वो यही लिखेंगे A, E, I, O, U।
इसी तरह से कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर्स बिगिनिंग विद लेटर जे, किसी से भी लिखवाएंगे हम वो यही लिखेगा, जनवरी, जून, जुलाई। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए या प्रत्येक पर्सन के लिए ये जो कलेक्शन आएगा वो सेम आएगा। पर यहाँ पे से अगर हम फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल को देखें कि द कलेक्शन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, ये हर किसी के लिए अलग अलग होंगे। तो जो हर किसी के लिए जो कलेक्शन अलग अलग होते हैं या बनते हैं, तो समझ लेना कि वो जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और वो फिर सेट नहीं है। तो इनमें अगर हम देखें तो ऊपर के 1, 2, 3 ये 3 कलेक्शन सेट हैं, और जो बाकी नीचे के 2 कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स और एक कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द ऑफ वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड ये भी अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। भाई कोई लायन से डरता है तो कोई लायन से नहीं डरता। जैसे आपने सर्कस के रिंग मास्टर देखे होंगे, वो लायन से नहीं डरते, उनसे करतब करवाते रहते हैं। कोई लोग आपने देखा होगा कॉकरोच से ही डर जाते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग जो है मतलब हर व्यक्ति जो है उसके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए सांप हो सकते हैं, स्नैक्स, कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो गले में लटका के चलते हैं, पकड़ लेते हैं हाथ से। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कलेक्शन आएगा, और जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है कलेक्शन वो जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। इसके अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये भी जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन्स, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड है, ठीक है, यानी कि सुपरिभाषित है, हर किसी के लिए एक जैसा है, तो वो सेट कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। आ गया होगा। इसके अगर अब देखो किसी सेट को लिखते कैसे, जैसे यहाँ पे था कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें पता है ये सेट है। तो सेट को लिखने का तरीका है, आप कोई सा भी कैपिटल लेटर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ए ले रखा है, और ए इज इक्वल टू जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं और बीच में कॉमा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से सेट को लिखा जाता है। तो सेट को कैसे लिखते हैं? बेसिकली सेट को हम जो है कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है कैपिटल लेटर से दिखाना, पर अगर आप दिखाते हैं तो ये ठीक लगता है। और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे दूसरा सेट है हमारा कलेक्शन ऑफ द वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको मैंने कैपिटल बी से दिखा रखा है, और इसके जो एलिमेंट्स थे AEIOU उनको जो है करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा करके लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लिखा जाता है सेट को। जैसे ये सी था, इसको सी से दिखा रखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर्स बिगिनिंग विद लेटर जे। तो इसमें हमने करली ब्रैकेट के अंदर जनवरी, जून और जुलाई जो वो 3 थे उनको लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है किसी सेट को लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, और सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक लिस्ट दी है 10 कलेक्शंस की। आपको बताना है कि इन कलेक्शंस में से कौन से वेल डिफाइंड हैं और कौन से वेल डिफाइंड नहीं हैं। इनके आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं सेट को लिखने के। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो 2 तरीके से हम किसी सेट्स को लिख सकते हैं। तो पहला जो फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड है जो, वो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसको समझने की कोशिश करते हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमको एक सेट लिखना है, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, तो उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। इसमें हम लिख देंगे इवन नंबर होने चाहिए और लेस देन 10 होने चाहिए। तो 2, 4, 6 और 8, यानी कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको लिख दो। तो इसी को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट 5 होते हैं, तो उन 5 को लिख देंगे हम। तो हम कैसे लिखेंगे उसको बी से दिखा रहा हूँ मैं, AEIOU। तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा
रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं कि जो सेट हमें दिया जाता है लिखने के लिए, उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको लिख देते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हैं इसके, तो इन दो एग्जांपलों से आप समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, जब हम सेट लिखते हैं कोई तो कलेक्शन होता है सेट। तो जैसे यहाँ पे ए में 2 4 6 8 लिखा हुआ है, तो इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई इसको ऐसे लिखता है ए इज इक्वल टू 4 6 8 और 2, तो तब भी ये सेट और ये सेट दोनों सेम है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता इसमें, ठीक है। अगर इस दूसरे वाले सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता था, b इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता था ए आई यू, यहाँ पे o और यहाँ पे e। तो ऐसे लिखना और ऐसे लिखना दोनों एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। और रिपीटिशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सेट b को ऐसे लिखता, b इज इक्वल टू ए 2 बार लिख दिया ए को, और यहाँ पे आई ओ यू और ई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। इस ए को हम एक ही बार काउंट करेंगे क्योंकि ये कलेक्शन है। इसमें अगर आप किसी चीज़ को 3 बार या 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंट एक ही करेंगे, उसको एक ही गिना जाएगा। यहाँ पे अगर कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो 8 2 टाइम्स आ रखा है, लेकिन हम इसको एक ही गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि आप अपने बर्थडे पार्टी के लिए दोस्तों की लिस्ट बना रहे हैं, और मान लीजिए आप अपने कोई से भी 5 फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं, और किसी फ्रेंड्स का नाम आपने उस लिस्ट में 2 बार लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 6 फ्रेंड्स आने वाले हैं, 5 ही फ्रेंड्स आएंगे, क्योंकि एक फ्रेंड्स का नाम 2 बार लिखा गया है, तो वो भी कलेक्शन, वैसे ये भी कलेक्शन है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और ऑर्डर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उन 5 दोस्तों की जो लिस्ट आप बना रहे हैं, 5 फ्रेंड्स की जो लिस्ट आप बना रहे हैं, अगर उसमें नाम आगे पीछे हो जाएंगे उनके, मान लीजिए आपके 5 फ्रेंड्स A B C D E हैं, अब अगर आपने पहले नंबर पे A लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे B, तीसरे नंबर पे C, चौथे नंबर पे D और E, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से दे रखे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले नंबर पे E को रखोगे, दूसरे नंबर पे B को रखोगे, तीसरे नंबर पे C को रखोगे, चौथे नंबर पे D को रखोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कलेक्शन, ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट का, ये 2 चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक रिपीटिशन का और दूसरा ऑर्डर का। तो अब है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि इसमें डिस्क्राइब्ड बाय द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, हर सेट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बस उसको पकड़ लीजिए और लिख दीजिए उसको। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को देखते हैं, जैसे ए था, ये था 2 4 6 8, तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर लेस देन 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, और यहाँ पे x, और x is an even number and x less than 10। ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। x एक इवन नंबर है और x जो है लेस देन 10 है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो यही आएगा, ये 2 4 6 8। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको लिख देते हैं। जैसे ये नेक्स्ट सेट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे b इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे x इज ए वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट बिल्डर फॉर्म में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस सेट का हम उसको लिख देते हैं, और इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ सके, इसके लिए हमने इसके कुछ और एग्जांपल जो कि आपको लिस्ट में दिखाई दे रहे होंगे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के और सेट बिल्डर फॉर्म के, इसके जो एग्जांपल हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट बना रखी है हमने, उसमें लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में आता है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। A set is said to be null set or empty set if it has no element. For example, सपोज कीजिए कोई सेट A है और
उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं, एक ब्रैकेट बना देते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू 5, 5 से दिखाते हैं इसको नल सेट को। यहाँ पर एम्प्टी सेट के 3 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। पहला एग्जाम्पल है x such that x एलिमेंट ऑफ n, l मीन्स नेचुरल नंबर। तो x जो है एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी और 6 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो ग्रेटर देन 6 हो और लेस देन 5 हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 6 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। देयर इज नो एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 5। तो ये नल सेट है, इसका मतलब इस पे जो है कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये नल सेट को मैंने बताया था अभी यहाँ पे, या तो इसको खाली ब्रैकेट से दिखाते हैं या 5 से दिखाते हैं, तो ये 5 है इज इक्वल टू 5। ऐसी दूसरा है कि x इज ए ऑड नंबर एंड डिविजिबल बाई 2। x जो है एक ऑड नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो हमें पता है कोई भी ऑड नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इस तरह का कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे भी ये जो है नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जा सकता, तो नल सेट हो गया। नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है x एलिमेंट ऑफ r। x जो है रियल नंबर है और x स्क्वायर इज इक्वल टू -2, और उसका जो स्क्वायर है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। तो कोई भी रियल नंबर हो अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, रियल नेगेटिव नंबर है, और उसका भी अगर हम स्क्वायर करें तो वो भी पॉजिटिव आता है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसका हम स्क्वायर करें और वो नेगेटिव में आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है कैसा है, एम्प्टी सेट। ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब एम्प्टी सेट मीन्स रिक्त, खाली है। तो ये भी हो गया हमारे पास एम्प्टी। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, इनसे हम आराम से समझ सकते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो अब है सिंगलटन सेट। द सेट इज कंसिस्टिंग सिंगल एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि a इज इक्वल टू, इसमें केवल एक ही सेट 5, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। b इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए इसमें केवल एक ही एलिमेंट है x, ये भी सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। इसके अलावा एक सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं सिंगलटन सेट का एग्जांपल। C से दिखा देता हूँ उसको, C x इज इवन प्राइम नंबर, x इज ए इवन प्राइम नंबर। तो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, वो केवल एक ही होता है और वो है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता। तो ये भी सिंगलटन सेट में आता है। तो सिंपल सिंगलटन सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है। अब तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट और इन्फिनिट सेट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट कैन बी काउंटेड। अगर किसी सेट के एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं या वो काउंटेबल हैं तो हम उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। और अगर इसका उल्टा, अगर हम किसी सेट के एलिमेंटों को काउंट नहीं कर सकते, इफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। सिंपल है, अगर किसी सेट के एलिमेंट्सों को हम नहीं गिन सकते तो वो जो है कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं, एक जिनको हम गिन सकते हैं और दूसरा जिनको हम नहीं गिन सकते, यानी कि जो काउंटेबल है और जो नॉन काउंटेबल है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मैथमेटिक्स में किन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए अभी तक क्या होता था, हम काउंटलेस किन को बोलते थे, हम बोलते थे स्टार्स काउंटलेस है, तारों को नहीं गिना जा सकता, सर के बाल नहीं गिने जा सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम क्या सोचते थे कि ये गिने नहीं जा सकते। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैथमेटिक्स में जो स्टार्स होते हैं उनको काउंटेबल माना जा सकता है, यानी कि आप स्टार्स को गिन सकते हैं, आप अपने सर के बाल भी गिन सकते हैं। आप इस दुनिया में रेत के कण कितने हैं, यानी कि सैंड पार्टिकल्स कितने हैं इस पूरी दुनिया में,
उसको भी गिन सकते हैं, वो भी काउंट, मैथमेटिक्स उनको जो है काउंटेबल मानती है। देखो वो चीज़ अनकाउंटेबल होता है या हम उन चीज़ों को नहीं गिन सकते। मान लीजिए आपने गिनती शुरू करी, नेचुरल नंबर में हम काउंटिंग शुरू करते हैं, हमने गिनना शुरू करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके हम गिन रहे हैं एलिमेंट्स को, और हमने देखा कि एलिमेंट्स तो अभी हैं बचे हुए और हमारी काउंटिंग ख़त्म हो गई, यानी कि हमारे पास नंबर ख़त्म हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास नंबर ख़त्म नहीं हो सकते। या मान लीजिए आपने स्टार गिनने शुरू करे 1 2 3 4 5 6, है ना, आसमान में देख करके आप तारे गिनने शुरू कर दिया 1 2 3 4 5, और उसके बाद आपने देखा कि अरे तारे तो अभी बचे हुए हैं और हमारे नंबर ख़त्म हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टार्स को भी गिन सकते हैं क्योंकि नंबर कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। आप इस पृथ्वी पे यानी कि अर्थ पे कितने पार्टिकल्स हैं सैंड के यानी कि रेत के, उनको भी गिन सकते हो। तो मैथमेटिक्स में ये सब काउंटेबल है। अब सवाल उठता है कि फिर काउंटेबल कौन सी चीज़ें नहीं है। तो जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है काउंटलेस है। आप कोई सा भी नेचुरल नंबर लिखो, प्राकृतिक संख्या, उससे एक आगे की संख्या लिखी जा सकती है, इसको बोलते हैं काउंटलेस। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है ये ओ, इस पॉइंट से होकर कितनी लाइनें हम खींच सकते हैं? नंबर ऑफ लाइन्स दैट पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ये जो है काउंटलेस है, गिना नहीं जा सकता इनको कि कितनी लाइनें हम खींच सकते हैं। तो ये चीज़ें काउंटलेस होती हैं। तो काउंटलेस के एग्जाम्पल में जितने भी इवन नंबर होते हैं वो काउंटलेस हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं वो काउंटलेस हैं, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब काउंटलेस हैं। रियल नंबर भी काउंटलेस हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें काउंटेबल हैं और कौन सी चीज़ें नॉन काउंटेबल है। फिर से अपने टॉपिक पे चलते हैं हम, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जो जिसके नंबर हम काउंटेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई सेट ए लिया और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए ई आई ओ यू। तो ये जो ए सेट है ये कैसा है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं। तो ये तो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक एग्जांपल लिखता हूं मैं काउंटेबल का। मान लीजिए कोई बी है, बी इज इक्वल टू है एक्स और x is a natural number, x is a natural number and x less than or equal to 10। तो ये जो सेट है ये भी काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एलिमेंटों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक चला जाएगा ये। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 10 है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो गए। अगला एक एग्जांपल है C, और यहाँ पे लिख देंगे हम x, और x इज अ इवन नंबर एंड x लेस देन 8। तो इसको जब हम लिखेंगे x इवन नंबर होना चाहिए और लेस देन 8 होना चाहिए। तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो जाते हैं, 2 4 6 और लेस देन 8 होना चाहिए, तो बस 3 ही नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इसको और करेक्शन कर देते हैं कि x इज ए इवन नेचुरल नंबर भी डाल देता हूँ उसमें। x इज ए इवन नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 8। तो इसमें जो सेट आएंगे वो आएंगे 2 4 6, और इसमें हम देखते हैं केवल 3 नंबर काउंट, तो ये काउंटेबल है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं ये फाइनाइट सेट के। अच्छा, फाइनाइट सेट में एक चीज़ और होती है और उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या होता है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? दरअसल कार्डिनल नंबर जो है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इस सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 5 होगा। इसको ऐसे करके दिखाते हैं NA इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्डिनल नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, और इसको इस तरीके से दिखाते हैं, स्मॉल n यहाँ पे लिख देते हैं और सेट जो भी सेट होता है उसको जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके। इसमें जो दूसरा सेट है इसको मैं लिख सकता हूँ NB, यानी कि इसका जो कार्डिनल नंबर है NB वो कितना हो जाएगा? तो इसमें कितने थे? 10। तो NB इज इक्वल टू 10, इसका कार्डिनल नंबर हो गया 10। ऐसे ही ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा इसको NC से दिखाएंगे और NC इज इक्वल टू 3। तो 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी अब आपकी।
कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और कार्डिनल नंबर क्या होता है। ये फाइनाइट सेट के लिए ही होता है कार्डिनल नंबर। अब चलते हैं इन्फिनिट सेट की। तो इसके जो एग्जांपल हैं उनको देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट है ए और ए इज, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ए और यहाँ पे आ जाता है एक्स और एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। तो अभी ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो काउंटलेस है, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो काउंटलेस है, इनको गिना नहीं जा सकता, और इसीलिए इस सेट का कार्डिनल नंबर भी हम लिख नहीं सकते। कार्डिनल नंबर इनका नहीं होता है। जो इन्फिनिट सेट्स होते हैं उनका कोई कार्डिनल नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए बी कोई सेट है एक्स और यहाँ पे दिख दिया एक्स इज अ लाइन दैट passes through origin, यानी कि ये ओरिजिन होता है यहाँ पे एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो ये लाइनें हैं जो ओरिजिन से होके जा रही हैं। तो ओरिजिन से होकर के हम दुनिया भर की लाइनें खींच सकते हैं। तो ये भी जो है काउंटलेस होंगी, इनको गिन नहीं सकते हम। तो इसलिए जो है ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो जो नंबर ऑफ लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसका जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि वो काउंटलेस है। इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो खैर लिखा हुआ है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर भी जो है काउंटलेस होता है। ठीक है, तो और भी इस तरह के जो ये एग्जांपल हैं वो जो है किसके हैं, इन्फिनिटी सेट के। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है कि अगर कोई फाइनाइट सेट है तो हम उसको जो है किस में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। और अगर कोई इन्फिनिट सेट है तो उसको हम लिखते हैं किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये एक अच्छा तरीका है लिखने का। एक एग्जांपल से इसको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं 1 2 3 4। इसमें जो पहला एग्जांपल है एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसी जो बी सेट है एक्स इज द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। थर्ड है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। और जो फोर्थ एग्जांपल है डी, ये है डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये जो है रोस्टर और या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें हमने उसको एलिमेंटों को लिखा हुआ है। बाकी जो 3 एग्जाम्पल हैं इनमें जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था उसको लिखा हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है इसमें हम देखते हैं, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ए इज इक्वल टू, ये क्या है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो लिख दो उनको ए ई आई ओ और यू। हम देखते हैं इस सेट के एलिमेंटों को काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर एन ए इज इक्वल टू 5 हो गया। और ये कैसा सेट हो गया, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट हो गया, फाइनाइट सेट। ऐसे जो दूसरा है इसमें लिखा हुआ है कि एक्स इज द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 6 9 12 और 15। ये इसका भी जो हम कार्डिनल नंबर देखते हैं इसको एन बी से दिखाएंगे। और कितने इसमें 1 2 3 4 5, तो एन 5 लिख देंगे। यानी कि ये भी जो है इसके भी एलिमेंटों को काउंट किया जा सकता है। तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। इसमें फाइनाइट सेट लिख दिया। उसके बाद अगला है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में हम ऐसे करके लिखेंगे, नेचुरल नंबरों का सेट यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और यहाँ पे डॉट 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 करके लगाना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी तक जा रखा है। अब इस सेट को अगर हम देखें तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटलेस हैं, यानी कि इनको गिना नहीं जा सकता। तो इनको गिना नहीं जा सकता तो ये कैसे हो गए, इनफिनिट सेट।
और अगर इन्फिनिट सेट है कोई तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहिए, अच्छा तरीका है। तो बजाय ऐसे लिखने के अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है। और आप लोग देख रहे होंगे हमने दोनों तरीके से लिखा हुआ है, तो जो पसंद आए वैसे लिख सकते हैं। अगला जो फोर्थ वाला है, इसमें 1 2 3 4 5 ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको भी हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। तो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी इसको लिखेंगे d इज इक्वल टू, अब ये 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे x, और x इज अ नेचुरल नंबर। अब अगर हम इतना लिख करके छोड़ देंगे तो नेचुरल नंबर में तो फिर 5 6 7 8 9 10 भी आ जाएगा, ये केवल 5 तक है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फाइनाइट सेट हो तो उसको जो है हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए, और अगर इन्फिनिट सेट है कोई तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहिए, अच्छा तरीका है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि यहाँ पे जो ए के इस जो कैपिटल ए है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो AEIOU हैं, तो इनको कैसे करके दिखाते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A एलिमेंट ऑफ A, E एलिमेंट ऑफ A, यानी कि ये एलिमेंट है इसको पढ़ते हैं A बिलोंग्स टू A या E बिलोंग्स टू A, कॉमा I बिलोंग्स टू A, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब मान लो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें B नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जैसे B नॉट बिलोंग्स टू, तो उसे कैंसिल कर दो A, इसका मतलब है कि B जो है A का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ ये है नहीं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे अगर हम इसको देखें, यहाँ के जो एलिमेंट है 3 6 9 12, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 एलिमेंट ऑफ B, यानी कि 12 एलिमेंट ऑफ B 12 बिलोंग्स टू B, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। और एलिमेंटों को भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें C को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स टू C, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू C, इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, 5 बिलोंग्स टू D, 5 जो है D का एलिमेंट है, 5 बिलोंग्स टू D, 5 जो है D का एलिमेंट है। और जैसे इसमें 10 नहीं है, 10 एलिमेंट नहीं है D का, तो उसको ऐसे करके कट लगा देते हैं, तो इस तरीके से लिखा जाए। इसका मतलब होता है A एलिमेंट ऑफ A, E एलिमेंट ऑफ A, ये E और A दोनों इसके एलिमेंट हैं, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो इस साइन का मतलब भी समझ में आ गया होगा और इस साइन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, तो इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। अगर दो सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम है तो हम बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 है, और सेट B इज इक्वल टू X Y Z और P है। तो हम देखते हैं इसका जो कार्डिनल नंबर आएगा Na वो आएगा 4, और इसका जो कार्डिनल नंबर आएगा Nb वो भी आएगा 4, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और नीचे वाले में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर कार्डिनल नंबर मैच करता है तो सेट जो है इक्विवेलेंट होते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं? टू सेट्स A and B आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज मेंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज मेंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, दैट इज A इज इक्वल टू B। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि A और B के एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए, और मतलब जो एलिमेंट A में वही एलिमेंट B में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेट है X इज इक्वल टू है 1 2 6 7, और यहाँ पे दूसरा सेट है एक Y इज इक्वल टू है 1 2 6 7। तो हम देखते हैं कि X और Y के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ पे भी है, यही लिखा हुआ है इसमें कि टू सेट्स A एंड B। अच्छा, इसमें A और B लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे एग्जाम्पल में X और Y है। तो यहाँ पे फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि टू सेट्स X and Y are equal if every element of X is member of every element of Y। तो हम देखते हैं X के जो every element of X is member of every element of Y,
x के जितने भी एलिमेंट है वो y में होने चाहिए, तो बिल्कुल है। 1 यहाँ पे है, 2 ये है, 6 ये है, 7 ये है, ये और ये। इसी तरीके से इसके जितने भी एलिमेंट है वो इसमें है, तो ये दोनों साइड चल रहा है, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब जो है x इज इक्वल टू वाई। तो ये सिंपल है, इसका मतलब दोनों सेट सेम होने चाहिए, तो हम बोलते हैं वो कैसे सेट है, इक्वल सेट, बस सिंपल। तो थोड़ा एक चीज़ समझनी है हमको इसमें कि इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में थोड़ा फर्क है। इक्विवेलेंट में केवल क्या क्या देखा जाता है, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट हो गया। और अगर सेम नंबर्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं एक सेट में और दूसरे सेट में, दोनों में, और उनके नंबर भी सेम है, तो तब हम बोलते हैं कि सेट जो है इक्वल। तो इस क्लास में आपने क्या क्या सीख लिया, आपको 3 चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। एक तो डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट क्या होते हैं। नंबर 2, उनको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। और नंबर 3, टाइप्स ऑफ सेट, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों की अगर समझ में आ गई हो तो समझ लेना कि आपने कुछ सीखा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम पूरी, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब के आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।